आपकी पेंशन, आपकी बचत और आपके पूरे आर्थिक भविष्य को प्रभावित करने वाली है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप इस जानकारी को ध्यान से समझें, बिना घबराए, बिना किसी अफवाह में आए और बिना किसी जल्दबाजी के। हर साल जब बजट का समय आता है तो देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों, कर्मचारियों और पेंशन धारकों की नजरें एक ही दिशा में टिक जाती हैं। हर किसी के मन में सवाल होता है कि इस बार क्या मिलेगा, क्या बदलेगा, क्या राहत मिलेगी और क्या फिर से उम्मीदें अधूरी रह जाएंगी। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। बजट सत्र शुरू होने वाला है और देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला आम बजट सामने आने वाला है। ऐसे समय में सोशल मीडिया, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर खबरों की बाढ़ आ जाती है। कोई कहता है कि बड़ा हार्ड सात पूरी इशारों को धार करते हैं, इसकी समय में मैशर कहा पर तमाम के बाढ़ सात पूरी इशारों करते हैं, अधूरी रह जाएंगे इस पाठ के देश में तोहफा मिलने वाला है। कोई कहता है कि सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, तो कोई अचानक से यह दावा करने लगता है कि कर्मचारियों की किस्मत पलटने वाली है। लेकिन सच्चाई इन सब दावों के बीच कहीं बीच में छुपी होती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बजट आखिर होता क्या है। बजट सिर्फ घोषणाओं का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं, उसकी आर्थिक स्थिति और उसके आने वाले सालों के रोड मैप का आईना होता है। इस बार सरकार का फोकस साफ तौर पर बड़े स्तर पर निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, रेलवे नेटवर्क को विस्तार देने, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर नजर आ रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को लंबे समय के लिए मजबूत बनाना चाहती है। जब सरकार इस तरह के क्षेत्रों पर ज्यादा खर्च करती है तो स्वाभाविक है कि वह हर वर्ग को एक साथ बड़े तोहफे नहीं दे पाती। मिडिल क्लास और नौकरी पेशा वर्ग के लिए सरकार कुछ राहत देने की कोशिश जरूर कर सकती है। खासकर इनकम टैक्स से जुड़े मामलों में टैक्स सिस्टम को सरल करना, कुछ स्लैब में बदलाव करना या छूट की सीमा को थोड़ा बढ़ाना, ऐसी चीजें संभव हैं। लेकिन जहां तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांगों की बात है, जैसे कि 18 महीने का डीए एरियर या 8वें वेतन आयोग की घोषणा, तो इस बजट से इन पर कोई ठोस ऐलान होने की संभावना बहुत कम नजर आती है। यह बात सुनकर निराशा जरूर होती है, लेकिन यही सच्चाई है और इसी सच्चाई को समझना जरूरी है। अब 8वें वेतन आयोग की बात करें तो यह मुद्दा पिछले काफी समय से चर्चा में है। हर कर्मचारी यह जानना चाहता है कि आखिर उसकी सैलरी कब बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी और कब तक इंतजार करना पड़ेगा। कागजों पर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसी दिन से आपकी जेब में बढ़ी हुई सैलरी आने लगेगी। वेतन आयोग की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। पहले एक समिति बनाई जाती है, फिर वह देश भर से डाटा इकट्ठा करती है, कर्मचारियों की मांगों को सुनती है, आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करती है और उसके बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की समिति को करीब 18 महीने का समय दिया है। इसका मतलब साफ है कि रिपोर्ट 2027 के आसपास ही सरकार को मिल पाएगी। उसके बाद सरकार उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी, वित्त मंत्रालय उसकी लागत का आकलन करेगा और फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस दौरान 3 से 4 महीने और लग सकते हैं। यानी अगर सब कुछ सामान्य रूप से चलता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में मिलनी शुरू हो सकती है। हालांकि जब भी यह लागू होगा तो एरियर 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा, ताकि कर्मचारियों को पिछली अवधि का नुकसान ना हो। लेकिन यहीं पर एक बहुत अहम और संवेदनशील मुद्दा सामने आता है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वह मुद्दा है भत्तों का एरियर। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव बताते हैं कि सरकार सैलरी और पेंशन का एरियर तो देती है, लेकिन भत्तों का एरियर देने से बचती है। 7वें वेतन आयोग में यही हुआ था। उस समय भी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ी, पेंशन बढ़ी और उसका एरियर दिया गया, लेकिन एचआर, ट्रैवल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जैसे कई भत्तों का पिछला बकाया नहीं दिया गया। इसका तर्क यह दिया गया कि यह भत्ते बेसिक सैलरी से सीधे तौर पर जुड़े नहीं होते। इस फैसले का असर लाखों कर्मचारियों पर पड़ा। कई लोगों को यह एहसास हुआ कि अगर भत्तों का एरियर भी मिलता तो उन्हें हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का अतिरिक्त फायदा हो सकता था। अब वही आशंका एक बार फिर 8वें वेतन आयोग को लेकर दिखाई दे रही है। अगर रिपोर्ट आने में देरी होती है और सरकार वही पुराना फॉर्मूला अपनाती है तो कर्मचारियों को फिर से भत्तों के एरियर से वंचित होना पड़ सकता है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठनों ने इस बार पहले से ही सरकार के सामने यह मांग रख दी है कि भत्तों का एरियर भी दिया जाए, ताकि पिछली बार की गलती ना दोहराई जाए। अब जरा उस राजनीतिक और समय से जुड़े पहलू को भी समझ लेते हैं जो वेतन आयोग के साथ जुड़ा हुआ है। भारत में वेतन आयोग
आयोग और चुनावों के बीच एक अजीब सा तालमेल हमेशा से देखा गया है। ऐसा नहीं है कि हर फैसला सिर्फ चुनावों को ध्यान में रखकर लिया जाता है, लेकिन यह भी सच है कि बड़े आर्थिक फैसलों का समय अक्सर राजनीतिक कैलेंडर से प्रभावित होता है। 2026 में कोई बड़ा आम चुनाव नहीं है, लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा भी कई राज्यों में चुनावी गतिविधियां रहेंगी। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग से जुड़े कुछ अहम फैसले 2027 के आसपास सामने आ सकते हैं। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन की, जो हर कर्मचारी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिटमेंट फैक्टर वह आधार होता है जिसके जरिए मौजूदा सैलरी को नए वेतन आयोग के अनुसार बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग के समय कर्मचारियों की मांग जानकारी प्रसार किया है, जहां वेतन आयोग थी कि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा रखा जाए ताकि सैलरी में वास्तविक और सम्मानजनक बढ़ोतरी हो सके। लेकिन सरकार ने अपेक्षा से कम फिटमेंट फैक्टर तय किया, जिससे कर्मचारियों को उतना फायदा नहीं मिला जितना वे सोच रहे थे। यह बात आज भी कर्मचारियों के मन में एक शिकायत के रूप में मौजूद है। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर मांग यह है कि फिटमेंट फैक्टर को वर्तमान महंगाई, जीवन यापन की लागत और कर्मचारियों की जरूरतों के अनुसार तय किया जाए। न्यूनतम वेतन भी ऐसा होना चाहिए जिससे एक कर्मचारी अपने परिवार के साथ सम्मानजनक जीवन जी सके। सवाल यह है कि क्या सरकार इस बार इन मांगों को गंभीरता से लेगी या फिर वित्तीय बोझ का हवाला देकर सीमित बढ़ोतरी ही करेगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि यह मुद्दा आने वाले समय में चर्चा का केंद्र बना रहेगा। अब महंगाई भत्ते की बात करें तो यह भी एक ऐसा विषय है जो सीधे तौर पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब से जुड़ा हुआ है। महंगाई भत्ता बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के लिए दिया जाता है, लेकिन कई कर्मचारी और पेंशनर्स का मानना है कि जिस तरह से बाजार में महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से महंगाई भत्ते की गणना पर्याप्त नहीं है। इसलिए यह मांग उठ रही है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना के तरीके में बदलाव किया जाए ताकि यह वास्तविक महंगाई के ज्यादा करीब हो। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि साल में 2 बार की जगह 4 बार महंगाई भत्ते का रिवीजन होना चाहिए ताकि समय पर राहत मिल सके। अब अगर ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशनर्स की स्थिति पर नजर डालें तो यहां हालात और भी ज्यादा संवेदनशील नजर आते हैं। न्यूनतम पेंशन की राशि लंबे समय से बहुत कम है और आज के समय में उससे जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो गया है। लाखों पेंशनर्स सालों से ये मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए ताकि उन्हें कुछ सम्मान और सुरक्षा मिल सके। इस दिशा में कुछ चर्चाएं जरूर हुई हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ा और ठोस फैसला सामने नहीं आया है। अगर आने वाले समय में सरकार इस पर सकारात्मक कदम उठाती है तो इससे लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स को राहत मिल सकती है। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने कर्मचारियों और पेंशनर्स को पिछले कुछ सालों से सबसे ज्यादा परेशान किया है, यानी 18 महीने का डीए और डीआर एरियर। कोविड के समय सरकार ने आर्थिक दबाव का हवाला देकर यह एरियर रोक लिया था। उस समय हालात कठिन थे, लेकिन अब जब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है तो कर्मचारी और पेंशनर्स ये सवाल उठा रहे हैं कि उनका बकाया कब मिलेगा। यह मामला कोर्ट में है और कोर्ट सरकार से लगातार जवाब मांग रहा है। हालिया संकेत बताते हैं कि आने वाले समय में इस पर कोई महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है। अगर फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स के पक्ष में आता है तो यह उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। दोस्तों, यहां तक आपने जो भी सुना वह सिर्फ कहानी का पहला हिस्सा है। अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, बहुत सी परतें खुलनी बाकी हैं और बहुत से सवालों के जवाब आने बाकी हैं। आने वाले हिस्से में हम और गहराई से समझेंगे कि सरकार की रणनीति क्या हो सकती है, कर्मचारी संगठनों की मांगों का क्या असर पड़ेगा, कोर्ट के फैसले किस दिशा में जा सकते हैं और आखिरकार आम कर्मचारी और पेंशनर को कब और कितना फायदा मिल सकता है। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि अब बात उस हिस्से की आने वाली है जो हर कर्मचारी और हर पेंशन धारक के दिल के सबसे करीब है। जब बात उम्मीद की होती है तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर सरकार क्या सोच रही है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं और आने वाले महीनों में ऐसे कौन से फैसले हो सकते हैं जो सीधे आपकी जेब और आपके घर के बजट को प्रभावित करें। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि सरकार किसी भी फैसले को एक दिन में नहीं लेती, बल्कि उसके पीछे आर्थिक आंकड़े, राजकोषीय स्थिति, चुनावी माहौल और सामाजिक दबाव सभी चीजें काम करती हैं। अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो साफ दिखाई देता है कि सरकार एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ कर्मचारियों और पेंशनर्स की नाराजगी को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकी। कोविड के बाद के वर्षों में सरकारी खजाने पर काफी दबाव पड़ा है। स्वास्थ्य मुफ्त राशन, इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाओं पर भारी खर्च हुआ है। इसी वजह से सरकार हर मांग को तुरंत स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि कर्मचारियों की मांगों को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कोई ठोस राहत पैकेज लेकर आ सकती है। बजट के बाद नजरें सीधे वेतन आयोग की प्रक्रिया, महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी और कोर्ट में चल रहे मामलों पर टिक जाएंगी। खासकर 18 महीने के डीए और डीआर एरियर का मामला अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से कोई ना कोई फैसला आना लगभग तय माना जा रहा है। कोर्ट बार बार सरकार से यह पूछ रहा है कि अगर एरियर का भुगतान ब्याज सहित किया जाता है तो उस पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और सिर्फ टालने के मूड में नहीं है। अगर यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स के पक्ष में आता है तो यह केवल पैसे की बात नहीं होगी, बल्कि यह एक संदेश भी होगा कि सरकार और सिस्टम कर्मचारियों की मेहनत और उनके अधिकारों को मान्यता दे रहा है। 18 महीने का एरियर कई कर्मचारियों के लिए लाखों रुपए में हो सकता है और यह राशि उनके लिए कर्ज चुकाने, बच्चों की पढ़ाई, इलाज या भविष्य की बचत में बहुत काम आ सकती है। यही वजह है कि इस फैसले को लेकर इतनी बेसब्री है। अब यहाँ एक और पहलू भी समझना जरूरी है और वह है महंगाई का लगातार बढ़ता दबाव। बीते कुछ वर्षों में जरूरी चीजों के दाम जिस तरह से बढ़े हैं उसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। किराया, राशन, दवाइयां, बच्चों की फीस, बिजली और पानी के बिल, सब कुछ महंगा हो गया है। ऐसे में सैलरी और पेंशन अगर उसी रफ्तार से नहीं बढ़ती तो जीवन स्तर पर सीधा असर पड़ता है। यही कारण है कि महंगाई भत्ते को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। कर्मचारी चाहते हैं कि महंगाई भत्ता सिर्फ एक औपचारिक बढ़ोतरी ना हो, बल्कि वह वास्तव में बढ़ती कीमतों का असर कम कर सके। इसी संदर्भ में महंगाई भत्ते के रिवीजन को साल में 4 बार करने की मांग भी सामने आई है। तर्क यह दिया जा रहा है कि जब महंगाई तेजी से बदलती है तो साल में सिर्फ 2 बार रिवीजन पर्याप्त नहीं होता। अगर सरकार इस पर गंभीरता से विचार करती है तो यह कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। हालांकि यह फैसला लेना सरकार के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि इससे सरकारी खर्च में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए तो इसका संतुलित समाधान निकाला जा सकता है। अब पेंशनर्स की बात करें तो यहाँ हालात और भी ज्यादा संवेदनशील हैं। पेंशनर्स के पास अतिरिक्त आय का कोई बड़ा स्रोत नहीं होता। जो पेंशन मिलती है उसी में उन्हें अपना पूरा जीवन चलाना होता है। ऐसे में जब महंगाई बढ़ती है और पेंशन उसी अनुपात में नहीं बढ़ती तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसी वजह से अतिरिक्त पेंशन की उम्र सीमा को घटाने और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है बल्कि सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का भी सवाल है। ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशनर्स की स्थिति तो और भी ज्यादा चिंताजनक है। बहुत से पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें इतनी कम पेंशन मिलती है कि उससे महीने का राशन भी ठीक से नहीं आ पाता। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग चल रही है और अब जाकर इस पर गंभीर चर्चा होती दिखाई दे रही है। अगर सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाती है तो यह लाखों बुजुर्गों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब एक बार फिर लौटते हैं 8वें वेतन आयोग पर, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से भविष्य की तस्वीर साफ होती है। 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह पूरे वेतन ढांचे को नए सिरे से परिभाषित करता है। इसमें यह तय होता है कि आने वाले 10 साल तक कर्मचारियों की आय किस स्तर पर रहेगी। इसलिए फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन भत्तों की संरचना और पेंशन का फार्मूला, ये सभी बातें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर यहां पर सही निर्णय लिए जाते हैं तो आने वाले वर्षों में कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। लेकिन अगर यहां भी पिछली गलतियां दोहराई जाती हैं तो असंतोष बढ़ना तय है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन इस बार ज्यादा सतर्क हैं और पहले से ही अपनी मांगे स्पष्ट रूप से सरकार के सामने रख रहे हैं। सरकार के लिए भी ये एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि उसे ये दिखाना होगा कि वह सिर्फ विकास की बात नहीं करती बल्कि उन लोगों की भी चिंता करती है जो इस देश की प्रशासनिक रीढ़ है। राजनीतिक नजरिए से भी यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले वर्षों में कई राज्यों में चुनाव हैं और ऐसे में सरकार कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहेगी जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में नाराजगी बढ़े। कर्मचारी और पेंशनर्स एक बड़ा और प्रभावशाली वर्ग हैं और उनकी नाराजगी का असर राजनीतिक रूप से भी पड़ सकता है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि सरकार संतुलन बनाने की कोशिश करेगी ताकि ना तो खजाने पर अचानक बहुत बड़ा बोझ पड़े और ना ही कर्मचारियों की उम्मीदें पूरी तरह टूटे। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि आम कर्मचारी और पेंशनर को इस पूरे परिदृश्य में क्या करना चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि अफवाहों से दूर रहें। सोशल मीडिया पर जो भी दावा किया जाए उसे आंख बंद करके सच ना माने। किसी भी खबर को समझने की कोशिश करें, उसके स्रोत को देखें और फिर ही कोई राय बनाएं। दूसरी बात यह है कि धैर्य रखें। सरकारी फैसले
फैसले धीरे धीरे होते हैं और कई बार देर से सही, लेकिन होते जरूर हैं। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि अपने वित्तीय फैसले सोच समझ कर लें। जब तक कोई आधिकारिक घोषणा ना हो तब तक किसी भी बड़े खर्च या कर्ज का फैसला सिर्फ उम्मीदों के आधार पर ना करें। यह सच है कि आने वाले समय में कुछ राहत मिलने की संभावना है, लेकिन यह राहत कब और कितनी मिलेगी यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। दोस्तों, आज जो भी बातें हमने यहां समझी उनका मकसद आपको डराना या झूठी उम्मीद देना नहीं था। मकसद सिर्फ इतना था कि आप सच्चाई को समझें, पूरे परिप्रेक्ष्य को देखें और सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले लें। आने वाला समय चुनौतियों से भरा जरूर है, लेकिन साथ ही उसमें अवसर भी छुपे हुए हैं। अगर सरकार सही दिशा में कदम उठाती है, कोर्ट से सकारात्मक फैसले आते हैं और कर्मचारी संगठनों की आवाज सुनी जाती है, तो आने वाले वर्षों में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हालात बेहतर हो सकते हैं। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि आप सभी संयम रखें, जागरूक रहें और भरोसेमंद जानकारी से जुड़े रहें। आपकी मेहनत, आपकी सेवा और आपका योगदान इस देश के लिए अमूल्य है। उम्मीद है कि आने वाला समय इस मेहनत का सही मूल्य देगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।